सर वो आपने कल क्वेश्चन जो आपने कराया था जिसमें सर वो एनआरवी थी, वो एनआरवी समझ नहीं आ रही कि 500 कैसे आ रही है, वो 1000 क्यों नहीं आ रही? हाँ 1000 तो एनआरवी तो 1000 ही है, लेकिन उसमें लिखा हुआ था इंक्लूडेड इन द वैल्यूएशन एट कॉस्ट। तो वैल्यूएशन में हमने कॉस्ट प्राइस पे शामिल की हुई है एक चीज जो कि 1500 है। तो एनआरवी 1000 है, हमें 1000 पे लेकर आना है, तो 500 से कम करेंगे ना सिर्फ। अच्छा, तो 500 उसकी कॉस्ट है? दोबारा बोलिए, सॉरी। मैं कह रहा हूँ मतलब जो 500 दिया हुआ है वो उसकी कॉस्ट है, तो वो हटानी होगी। नहीं, कॉस्ट तो 1500 थी। सही। ये तो समझ में आती है ना उसके अंदर बात की कॉस्ट जी जी, कॉस्ट 1500 है और 1500 थी और 1000 है। एनआरवी 1000 थी। सही, बिल्कुल ठीक है। अब पहला सेंटेंस का पहला हाफ पढ़ो, इंक्लूडेड इन द वैल्यूएशन वर गुड्स कॉस्टिंग 1500। तो वैल्यूएशन में आपने 1500 पे शामिल किया हुआ है उसको। सही, सही है। इंक्लूडेड इन द आपने किस पर वैल्यूएशन। इंक्लूड करना है? एनआरवी पे। गुड्स कॉस्टिंग 1500 वैल्यूएशन में शामिल है, तो आपने 1500 पे इंक्लूड कर दिया है। आपने किस पे इंक्लूड करना था? 1000 पे। तो आप अच्छा, सिर्फ 500 से कम कर दो ना उसको, तो खुद ब खुद आ जाएगा 1000। तो सर हमें कैसे पता चलेगा कि 500 से ही कम करना है? तो बेटा ये नहीं देखो ना, समझ आ रहा। उसकी वर्डिंग से पता चल रहा है। उसकी वर्डिंग से पता चल रहा है इंक्लूडेड इन द वैल्यूएशंस वर गुड्स कॉस्टिंग 1500, यानी कि वैल्यूएशन में उसने 1500 पे रख दिया। अब आपने एनआरवी कैलकुलेट किया। एनआरवी क्या होता है? कितने पैसे जेब में आएंगे। तो एनआरवी आ रही है 1000 उसकी। सही तो है। आपको पता है कि इन्वेंट्री को लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पे रखना होता है, राइट? सही है। तो अच्छा, तो ये एरर आपको एनआरवी खुद पकड़ना होगा। पहले उसकी बात समझेंगे। ठीक है पहले सर, आप सही। उसकी बात समझेंगे कि उसने 1500 पे ले लिया है, फिर आप एनआरवी खुद कैलकुलेट करेंगे और फिर जो लोअर वैल्यू होगी उस पे देखना है। तो अगर तो एनआरवी ज्यादा होती 1500 पे तो उसका कोई एडजस्टमेंट नहीं होता, लेकिन एनआरवी 1500 से कम है तो आपने 1500 पे इंक्लूड किया हुआ है, तो फिर आप उसको कम कर देंगे उतनी वैल्यू से। ठीक है सर, थैंक यू। बेटा दोबारा पूछ लो अगर मसला है तो, आई विल एक्सप्लेन अगेन, कोई मसला नहीं है। नहीं सर, सही है, इफ यू समझ वांट टू गया। आस्क मी अगेन, यू कैन। सर नेक्स्ट ये दोबारा क्वेश्चंस में फिर समझा दें। आएगा तो पूछ लेंगे। ठीक है ठीक है। जी जी, हरम क्या कह रही हैं आप? सर ये वाला दोबारा समझा दें। अच्छा ओके, मैं इसको जरा व्हाइट बोर्ड पे समझाता हूँ। देखो भाई, आपने 1500 पे शामिल किया हुआ था ना, अग्रीड? हरम ये बात समझ आती है जी सर। कि हमारी कॉस्ट है, इस पे हमने इंक्लूड किया हुआ है। हमारी एनआरवी 1000 थी और हमें लोअर के हिसाब से इस 1000 पर लेना है, जबकि उसने 1500 पे लिया हुआ है। तो मैं अगर 500 से कम कर दूं तो 1000 पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा, राइट? सर लेकिन 500 से कम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 1500 पे इंक्लूडेड है ना। उसने सवाल में इन्वेंट्री वैल्यूएशन में 1500 की कॉस्ट ली हुई है, ये लिखा हुआ है उसने, इंक्लूडेड इन द वैल्यूएशंस वर गुड्स कॉस्टिंग 1500। ये बात हो रही है वहां पे? जी सर। तो वैल्यूएशन में उसने कॉस्ट प्राइस पे ली हुई है गुड्स 1500 पे, जबकि हमें लोअर के हिसाब से एनआरवी पे रखनी है। तो 500 से कम कर दो, खुद ब खुद एनआरवी पे आ जाएगी ना 1000 पे। जी सर। या तो आप एक काम ये करो, 1500 को पूरा हटाओ, 1500 को माइनस करो और फिर 1000 प्लस कर दो, या फिर आप डायरेक्ट 500 माइनस कर दो, एक ही बात है ना। अरे बेटा दोबारा बताऊं? सर इसमें वो नहीं करना था कि 1500 जो है उसको डिवाइड बाय 1.2 करके? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि उसकी कॉस्ट प्राइस है, वो गुड्स कॉस्ट की कॉस्ट लिखी हुई है ये। 1500 कॉस्ट लिखी हुई है मतलब, तो हाँ 1.2 से देखो डिवाइड देखो नहीं पढ़ो करना? उसके अंदर, क्यों करेंगे जब ऑलरेडी कॉस्ट है तो। अच्छा सही सही। सही है। तो कॉस्ट ये है, एनआरवी देखा कितने का बिकेगा, जेब में कितने पैसे आएंगे, 1000 आएंगे। सबसे पहली बात जो मैंने आपको लेक्चर में बताई थी वो यही बताई थी कि इन्वेंट्री को लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पे लेते हैं। तो हमें 1000 पे रखना है, उसने 1500 पे रखा हुआ है, तो 500 से कम कर दो, 1000 पे आ जाएगा खुद ब खुद।
ठीक है हरम, या दोबारा बताऊंगा? नो वरीज, दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ नहीं समझ आया तो। नहीं सर ठीक है, मतलब अगर ये 1700 होता है तो फिर हम लोग ये 700 से माइनस करते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है सर। क्योंकि उसने 1700 पे ले लिया होता ना, उसने लिखा हुआ है इंक्लूडेड इन द वैल्यूएशन, उस वैल्यूएशन में शामिल है गुड्स कॉस्टिंग 1500, यानी कि गुड्स की कॉस्ट प्राइस 1500 उस वैल्यूएशन में शामिल है। हमने एनआरवी कैलकुलेट करके देखा तो एनआरवी लोअर आ रहा है, 1000 आ रहा है, तो हमने कहा यार ये तो एनआरवी पे आनी चाहिए, हमने 1500 पे ले लिया, लेना 1000 पे चाहिए तो 500 से कम कर दो। ठीक है बेटा? सर वो तो सही है, 500 से कम कर दिया, फिर 500 से जो और कम किया हमने वो इसलिए किया क्योंकि वो कॉस्टिंग पे था पहले से ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कॉस्ट पे था ना 1500 पे, तो हमने एनआरवी पे लेकर आने 1000 पे। सही है, तो मतलब पहले 500 माइनस करे और फिर दोबारा से 500 माइनस करे। नहीं, एक दफा ही 500 माइनस किए, 2 दफा कहाँ किए हैं? तो सर इसमें हमने उसमें तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन जब कैलकुलेट करी तो उसमें 500 लिखा है ना। हाँ बस एक ही दफा 500 माइनस किया ना, मैं वही तो कह रहा हूँ, 500 माइनस करते हैं बस, 1500 पे लिया हुआ है, 500 माइनस करेंगे खुद ब खुद 1000 आ जाएगा। एक चीज हाँ आपके तो पास 1500 पे, एक चीज आपके पास 1500 पे रिकॉर्डेड है, मैंने उसको हाँ 1000 पे रिकॉर्ड करना है, तो बस मैं 500 माइनस कर दूं ना उसमें से, तो आ जाएगा खुद ही 1000 पे। लेकिन सर जो इन्वेंट्री की जो कैलकुलेशन हमने करी हुई है ना उसमें 500 लिखा हम्म। हुआ है। हाँ ना, वही तो मैं कह रहा हूँ कि इसलिए लिखा हुआ है कि 1500 पे इंक्लूडेड था, अच्छा 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 अच्छा, सही सही सही। मस्ट बी इंक्लूडेड एट 1000, तो 500 से कम कर देंगे तो खुद ही 1000 आ जाएगा ना बेटा। ओके सही है, ठीक है, सही है सर। सही हो गया जी हरम, अब आप बताइए बेटा, नहीं दोबारा पूछना, नहीं मैं दोबारा सर एक्सप्लेन ये कर दूंगा। सर ये समझ आ गया, वो जो पहला वाला था ना गुड सोल्ड अवेटिंग कलेक्शन, तो सर जी जी गुड जी, सोल्ड हैं तो सेल्स तो ऐड होते हैं, तो ये समझ नहीं आया। नहीं आप देखो उसके अंदर, मैं स्क्रीन शेयरिंग ऑन करता हूँ, एक सेकेंड, स्क्रीन शेयरिंग ऑन करके मैं आपको वो चीज दिखाता हूँ क्या था वो। नंबर 1 की बात कर रही हो आप? जी सर। ओके, पहले जरा मैं सारा ही मिटा दूं ताकि जिस चीज पे हमने बात करनी है उसी पे हम कंसंट्रेट करें। ओके, इंक्लूडेड इन द वैल्यूएशन, ऑलरेडी वैल्यूएशन में शामिल है बेटा ये, वर गुड्स अवेटिंग कलेक्शन बाय कस्टमर, हम इसको बेच चुके हैं। अब ये इन और देखो, इन और आउट की बात यहां तक है, ये कुछ मजीद मसले मसाइल हमारे सामने आए। आफ्टर स्टॉक टेकिंग द फॉलोइंग वाज डिस्कवर्ड, अब हमने एक एक एरर को उसके मेरिट्स पे डिसाइड करना है कि क्या हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए उसको। इंक्लूडेड इन द वैल्यूएशन, वैल्यूएशन में शामिल है, अब क्या हम उसको शामिल रहने दें या नहीं रहने दें? तो भाई हमने तो सेल कर दी थी ना, तो हमारे पास वो क्यों दिख रही है? हाँ फिजिकली वो हमारे पास पड़ी है, बट वी आर नॉट द ओनर, राइट? So although goods are physically lying with us, that is not our property. So we cannot include it in our inventory valuation calculation. Therefore हमने इसको माइनस कर दिया। बात समझ आई बेटा? या दोबारा बताऊं? नहीं कोई मसला नहीं, सर। दोबारा बता दूंगा। नहीं समझ आई? सर ये जो अच्छा, हमारी स्टॉक टेकिंग है ये हमने जुलाई 12 को किया है, तो जुलाई 12 में ये सारे इंक्लूडेड है, ये कह रहे हैं? हाँ वो कह रहा है ना, इंक्लूडेड इन द वैल्यूएशन, ये रिवैल्यूएशन, इन्वेंट्री वाज वैल्यूड एट 150, इस वैल्यूएशन में शामिल है। तो इस वैल्यूएशन में वो गुड्स भी शामिल है जो बेच चुके हैं आप, तो क्या वो आपकी इन्वेंट्री में आनी चाहिए क्या जब बेच दिया? नहीं। तो फिर हटा तभी देंगे हम उसको वहां से। 2000 माइनस कर देंगे। 2000 नहीं बेटा, 2000 तो सेल्स प्राइस थी, उसकी कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे इन्वेंट्री की। रिमेंबर सेल्स को कॉस्ट प्राइस पे लेना होता है, तो 2000 को हमने डिवाइड किया 1.2 से, जो हम कल कर रहे थे, तो 1667 आई थिंक जवाब था इसका। हाँ सही। 1667। सेकंड और थर्ड वाला मुझे सेकंड और थर्ड वो समझ नहीं आया। बेटा आपने अभी ज्वाइन किया? जी सर। व्हाई आर यू लेट?
इंटरनेट प्रॉब्लम कर लेते हैं। अच्छा ओके। हरम, पहले मैं हरम से पूछा। हरम, ये नंबर 1 समझ आ गया? दोबारा बताऊं बेटा? जी आ गया सर। तो देखो, अगर कुछ एरर्स वगैरह है ना, तो उसको इन और आउट के माइंडसेट से हट के बात करेंगे। हर एरर को अपने मेरिट पर देखेंगे कि शामिल होगा नहीं होगा। बेटा जिन्होंने अभी पूछा 2 और 3, वो दोबारा बताइए, नाम बताए बेटा अपना। हरीम। हरीम। हरीम बेटा माइक पे आ जाओ। नंबर 3 की पहले बात कर लेते हैं। हरीम, इंक्लूडेड इन द वैल्यूएशन, कौन सी वैल्यूएशन इस 150,000 की वैल्यूएशन में शामिल है? क्या शामिल है? 150,000 की वैल्यूएशन। हाँ, गुड्स कॉस्टिंग 1500, ये 1500 की कॉस्ट शामिल है। ये बात समझ आई? पहले उसकी बात समझेंगे, फिर अकाउंट्स अप्लाई करेंगे। बात समझ आई बेटा? आई कांट हियर यू बेटा, बात समझ आई? यस सर, यस सर। ठीक है। तो ये, और इसकी एनआरवी क्या बनती है? जेब में कितने पैसे आएंगे बेच के? एनआरवी क्या है इसकी? 500। नहीं ना, नहीं। एनआरवी का फॉर्मूला नहीं याद, इसका मतलब है आपको जो मैंने शुरू में बताया था, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस 1200 माइनस एनी कॉस्ट दैट विल बी इनकर्ड टू सेल द एसेट, टू सेल द गुड्स। तो जेब में आपके 1000 आएगा, 1200 का बेचोगे 200 के खर्चे के बाद, तो जेब में आएगा 1000। बेटा पिछला रिवीजन बहुत जरूरी है अकाउंट्स के अंदर। बिजनेस स्टडीज की तरह नहीं है ये कि पिछला वाला चलता रहेगा, कोई मसला नहीं, आगे नया पढ़ लेंगे। नहीं भाई, हर चीज कनेक्टेड होती है। सबसे पहली क्लास में मैंने आपको यही लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी वाली कहानी बताई थी, वही कहानी है जी। एनआरवी याद आया कि जेब में कितने पैसे आते हैं? इसका फॉर्मूला बताया था, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एनी कॉस्ट दैट विल बी इनकर्ड टू मेक द सेल। तो सेल के लिए आपको 200 की कॉस्ट, रिपेयर कॉस्ट इनकर करना जरूरी है। तो 1200 का बेचोगे, 200 का खर्चा होगा, जेब में नेट 1000 आएंगे। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर हुई बात? जी जी। अब हमें लोअर पे लेना है, तो हमें लोअर वैल्यू क्या है? 1000, इस पर लेना है ना, जबकि उसने 1500 पे रिकॉर्ड किया हुआ है। तो उसने रिकॉर्ड किया हुआ है 1500 पे, हमें रिकॉर्ड करना है 1000 पे। तो हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे ना 500, तो खुद ब खुद 1000 आ जाएगा। हाँ बात सर, समझ आ मुझे गई? 150,000 से माइनस करना है हमें ये। ऑफ कोर्स, क्योंकि उसमें शामिल है 1500 में, हमने उसको 1000 पे रखना था, तो 500 माइनस कर देंगे वहां से। ओके सर, समझा। समझ आ गया? नंबर टू भी पूछना है आपने? जी जी। ओके। Included in the valuation were goods the company acquired on sale or return basis. हमने एक्वायर करी है सेल और रिटर्न बेसिस पे, और ये हमने शामिल किया हुआ है 150,000 में। ये बात समझ आई? इंग्लिश समझेंगे पहले। लेकिन जब हमने अभी तक डिसाइड ही नहीं किया, इट हैज नॉट येट बीन डिसाइडेड कि रखना है कि नहीं रखना, तो क्या ये हमारी परचेजेस हैं? नो, परचेज नहीं है। तो हमारी इन्वेंट्री में आनी चाहिए क्या ये? नहीं। तो हटा दो, -1000। गॉट इट? समझ आ गया बेटा? यस सर, थैंक यू। ठीक है। एनीबडी एल्स? यू आर वेलकम। एनीबडी एल्स बेटा? और किसी ने कुछ सवाल पूछा तो पूछना, माइक पे पूछिएगा। सर इसके कुछ और क्वेश्चन दे दिएगा प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, पहले तो आप ये सवाल दोबारा से करो, फिर यही इनफ है। वैसे तो मैं आपको दे दूंगा इंशाल्लाह और भी। ठीक है, ओके सर। देखो ओके अकाउंट्स पढ़ने का तरीका ये है कि आपने सेम डे में असाइनमेंट भी करना है और लेक्चर भी याद करना है। सेम डे आपको लेक्चर याद करना है, और ऐसे नहीं बस ऐसे देख लिया, ऐसे याद करना है सर कल सीआई का पेपर है, और अगर मैंने कोई असाइनमेंट दिया तो सेम डे करो, अगले दिन करोगे नहीं होगा। तो पहला पॉइंट तो ये है। और दूसरा पॉइंट ये है कि भाई रिवीजन जरूरी है। अब ये रिवीजन आपके अपने ऊपर है। अगर आप 7वें दिन भूल जाते हो तो आप 5 दिन बाद रिवीजन करो। अगर आप 15 दिन में भूलते हो तो आप 13 दिन के बाद रिवीजन करो। भूलने से पहले रिवीजन करना है, वरना बिल्कुल ऐसे लगेगा जिस तरह कुछ पढ़ा ही नहीं है, जीरो से पढ़ना पड़ेगा दोबारा से, बहुत प्रॉब्लम में आ जाओगे। तो पीरियोडिक रिविजन्स करने, और रिविजन्स कैसे करने हैं कि 3 टाइम्स आपके ऑल क्वेश्चंस डन हो।
with timing practice. अगर आपने ये काम किया ना तो एडवांस में ए ग्रेड की मुबारकबाद ले लो। और अगर इसमें से एक काम भी छोड़ दिया ना, मिसाल के तौर पे आप कहते हो कि यार मैंने सब कुछ किया, मैं टाइमिंग की प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ जब मैं रिवीजन कर रहा हूँ, स्टॉप वॉच रख के काम नहीं करता हूँ मैं, जितनी देर में सवाल में बस अपने मस्त लगा हुआ हूँ मैं, सिर्फ इस पॉइंट के छूटने की वजह से आपका CAD आ जाएगा, क्योंकि पेपर आपका टाइम पे कंप्लीट नहीं होगा फिर। तो सेम डे को लेक्चर भी ऐसे याद करना है कि जिस तरह कल आपका पेपर है, असाइनमेंट भी सेम डे पे करना है। अक्सर बच्चे मैंने देखा है जो O लेवल्स वाले आते हैं, और मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, अभी आप में से आधे से आधे लोग यही कर रहे होंगे कि अब आज पढ़ा है ना, अब अगली क्लास है थर्सडे को, मुश्किल से कोई थोड़े बहुत बच्चे आज लेके बैठेंगे, वरना हर एक की, हमारी इस मुल्क के अंदर मसला ये कि हर एक को आदत है आखिरी दिन बिल जमा कराने की। अब वेट करेंगे कल रात तक का, फिर कल रात को लेके बैठेंगे, अब टाइम भी कम है, अब पिछला याद भी नहीं है क्या था, और लेक्चर भी नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट सवाल शुरू करेंगे, फिर कहेंगे सर ये तो हो ही नहीं रहा हमसे। कैसे होगा? होगा ही नहीं, इम्पॉसिबल बात है। तो बेटा इस, और फिर आपने रिविजन कर रहे हैं, असाइनमेंट कर, अगर आपने सेम डे को लेक्चर याद करके असाइनमेंट कर लिया ना, 80-90% आपसे वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपने जो है रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो सारा बिल्कुल वाइप आउट हो जाएगा माइंड मेमोरी से, जिस तरह आपने कभी किया ही नहीं है। 2-3 महीने बाद कोई चैप्टर किया हुआ जिसके सवाल आपने खुद से परफेक्टली कर लिए थे ना, जब आप वो दोबारा उठाओगे तो आप कहोगे अब यार ये क्या था, ये मैंने कैसे किया था, खुद ही याद नहीं आ रहा होगा आपको। मैथ्स में आपको पता है O लेवल में जिनके पास मैथ्स है ऐसे ही होता होगा, सर ने एक टॉपिक पढ़ा दिया, आपने सवाल खुद से कर लिया, ओके हो गया बिल्कुल। 3 महीने बाद अगर आप वो टॉपिक उठाओ ना, अब यार ये क्या किया था मैंने, दोबारा देख रहे हैं, मुश्किल से समझ में आ रहा है। तो A लेवल्स के अंदर बेटा ये काम नहीं करना। ये मैंने आपको पूरा पहले दिन ही बताई थी कि ये आपकी सक्सेस अप्रोच है, इसको लेके चलोगे इंशाल्लाह छोटे मोटे मसले आएंगे और वो भी आगे जाके रिजॉल्व हो जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है बेटा। तो ये जरूरी है। अच्छा, तो अब अगर मैं इस टॉपिक के ऊपर मैं टेस्ट लेने वाला हूँ, वेंसडे से इंशाल्लाह आपकी स्कूल खुल रहे हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली थर्सडे को मैं आपको उसका टेस्ट लूंगा। तो अब क्या क्या आएगा उसके अंदर? देखो, पहली बात मैंने आपको बताई थी कि इन्वेंट्री हैज टू बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट, और NRV कॉस्ट कैसे निकालते हैं और NRV कैसे निकालते हैं वो आना चाहिए आपको। सर जी बेटा। सर ये जो NRV है हमेशा अगर गुड्स डैमेज होंगे तो उसी पे निकलेगा, जैसे अगर गुड्स जनरली यस, क्योंकि आप वरना तो प्रॉफिट पे बेच रहे होते हैं ना, तो NRV ज्यादा ही होती है, तो आप कॉस्ट प्राइस पे लेते हो फिर, क्योंकि एक ऐसी चीज जो कि डैमेज नहीं है वो आप प्रॉफिट पे बेच रहे हो तो NRV ज्यादा ही आएगी उसकी। सर फिर तो ज्यादा मतलब होगा कि हमें लॉस, जैसे एक टैक्स का लॉस ही हुआ है हमें। पॉइंट नंबर 3 में हाँ लॉस हो रहा है, इसकी बात कर रही हो? जी सर, थर्ड की बात कर रही हूँ, हाँ तो लॉस। हाँ, ज़ाहिर है डैमेज हो जाएगा तो सस्ता बिकेगा ना, तो जनरली फिर लॉस में जाता है, तो फिर NRV कम हो जाती है कॉस्ट से, ठीक है बेटा। ओके, दूसरी बात हमने पढ़ी थी FIFO, LIFO और AFCO। इसके अंदर परपेचुअल भी करना है, यानी कि वो टेबल बना के जो काम कर रहे थे हम, और पीरियोडिक भी आना चाहिए। क्या बेटा, कुछ कह रहे थे आप? सर लाइफो तो नहीं करना होता ना? हाँ, लाइफो नहीं करना होता, मैंने अपने लेक्चर में बता दिया है, एग्जामिनर भी कहता है लाइफो पे सवाल नहीं देगा, मैं भी लाइफो पे सवाल नहीं दूंगा, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए आपको ना। सही सर। और साथ साथ इसकी इनकम स्टेटमेंट भी बनानी आनी चाहिए, ठीक है। और तीसरा काम हमने वो फॉरवर्ड बैकवर्ड वाला किया। ये सारा आपको आना चाहिए, इसके ऊपर आपका होगा टेस्ट, ठीक है बेटा। सर एक और प्रश्न है मेरा। जी बोले। सर ये जो पहले जो ऊपर दी हुई है इन्होंने, तो हम पहले इन्वेंट्री निकालेंगे, उसके बाद हमें ये सब चीजें माइनस करनी है जो नीचे एडजस्टमेंट करनी है। हाँ, यहाँ पर कोइंसिडेंटली हर चीज माइनस हो रही है, जरूरी नहीं है हर चीज माइनस हो रही हो। असल में ये इन और आउट कर लिया आपने, इन और आउट वाली कहानी से खेल लिया, उसके बाद आप ये देखेंगे कि यार कुछ एरर्स भी हैं आपके पास। अब उन एरर्स को एक एक करके देखते जाओगे कि यार उसने शामिल किया हुआ है, नहीं किया हुआ, करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, उसकी बेसिस पे डिसाइड करोगे कि प्लस करना है या माइनस करना है, ठीक है ना। तो ये, और ये बात एक जनरली बच्चों को शुरू में फेस करनी पड़ती है, उनको इंग्लिश में मसला हो रहा होता है
क्योंकि देखो मैंने इसके अंदर जो है ना, जो फॉलोइंग एरर्स वर डिस्कवर्ड, इसके अंदर सबसे पहला बात तो आपको उसकी बात ही समझ में नहीं आई कि वो कह क्या रहा है। हालांकि कोई शेक्सपियर इंग्लिश नहीं है, लेकिन एक हैबिट आपको ये डेवलप करनी पड़ेगी कि अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी पड़ेगी। क्योंकि जब तक आप अकाउंट्स आपकी बहुत अच्छी है, अकाउंट्स आपको पता है कि कॉस्ट क्या होती है, एनआरवी क्या होता है, मुझे एनआरवी पे उसकी बात ही समझ में नहीं आ रही है कि इंक्लूड इन द वैल्यूएशन आर गुड्स कॉस्टिंग 1500। ये पता होना चाहिए ना कि वैल्यूएशन में 1500 पे शामिल है, तो अच्छा 1500 पे शामिल है, एनआरवी 1000 है तो 500 माइनस कर दो। तो उसकी बात पहले समझना है, अकाउंट्स तो बाद में लगेगी, पहले एग्जामिनर की बात समझ आनी चाहिए। ठीक है, तो ये रिवीजन वगैरह करते रहेंगे ना, उससे भी आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह। तो फॉरवर्ड बैकवर्ड के 2 सवाल मैंने आपको कराए हैं, कोई भी सवाल होगा ना इसी टाइप के ही होंगे सारे। ठीक है, ओके। तो ये बेटा इसका टेस्ट है। मैं बल्कि काम करता हूँ, टेस्ट को थोड़ा सा पोस्टपोन कर देता हूँ। मैं आपको कब है, अच्छा बीच में एक दिन का गैप है ना, आज का भी दिन है, कल का भी दिन है, तो मैं थर्सडे को टेस्ट लूंगा बस। ठीक है, 2 दिन का टाइम आउट है आपके पास। अच्छा ओके, अब थोड़े से हम कुछ एमसीक्यूज के ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन के एमसीक्यूज। क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं, एमसीक्यूज की किताब को हाथ ही नहीं लगाते, क्योंकि एमसीक्यू का पेपर अमूमन स्ट्रक्चर्ड पेपर के 1 महीने बाद होता है। तो ऐसे नहीं करना भाई, एमसीक्यू को उसको साथ साथ लेके चलना, क्योंकि एमसीक्यूज भी आपकी अंडरस्टैंडिंग इनहेंस करते हैं। ओके, ओके बेटा। पॉइंट क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 1 देखें पहले, इसको पढ़ ले, मैं खुद करा रहा हूँ ये। ओके, अब देखो वो क्या कह रहा है, एट व्हाट प्राइस, एट हाउ मच प्राइस शुड द आइटम बी वैल्यूड इन द बैलेंस शीट। आपको पता है इन्वेंट्री वैल्यूएशन क्या होती है, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पे। तो कॉस्ट है 15 की,
अच्छा, नॉर्मल सेलिंग प्राइस तो 22 है, लेकिन नॉर्मल हालत में रहा नहीं है अभी इस वक्त, बट कैन ओनली बी सोल्ड एट द नॉर्मल सेलिंग प्राइस आफ्टर मॉडिफिकेशन कॉस्ट ऑफ 14। तो एनआरवी के लिए बस ये ध्यान में रखो जेब में कितने पैसे आएंगे। तो भाई नॉर्मल सेलिंग प्राइस 22 का बिकेगा, लेकिन मॉडिफिकेशन कॉस्ट हमें इनकर करनी पड़ेगी 14 की, फिर बिकेगा जाके। तो जेब में हमारे कितने पैसे आएंगे? 7। अच्छा, स्क्रैप वैल्यू भी क्या है? वो भी 7 है। तो चाहे तो उसको स्क्रैप वैल्यू का मतलब क्या, उसको मॉडिफाई करके नहीं बेचो, 3 डब्बे वाले को जिस हालत में वैसी उठा के दे दो, वो भी 7 है। तो मॉडिफाई करके बेचोगे तब भी जेब में 7 आएगा, 3 डब्बे वाले को बेच दोगे तब भी 7 ही आएगा। तो आइदर केस एनआरवी आपकी 7 ही है। तो कॉस्ट है आपकी 15, एनआरवी आपकी 7। किस पे रखोगे? 7 पे रखोगे, लोअर पे रखोगे, तो 7 पे रिकॉर्ड होना चाहिए। अच्छा, अब अगर यहां पर स्क्रैप वैल्यू होती 10, तो मॉडिफाई करके आपके पास जवाब आ रहा है स्क्रैप वैल्यू का 7, राइट? अगर स्क्रैप वैल्यू 10 होती ना मिसाल के तौर पे, तो मॉडिफाई करके आपके पास जवाब आ रहा है एनआरवी का 7, जबकि 3 डब्बे वाले को ऐसे उठा के दे दोगे तो 10 का बिक जाएगा। तो क्यों मॉडिफाई करते हो? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए ज्यादा बेहतर क्या है, मॉडिफाई करके बेचो या उठा के ऐसे इसको कचरे में डाल दो? तो यार कचरे में डालना ज्यादा फायदा है। तो एक तो एनआरवी मॉडिफिकेशन के बाद है, और एक एनआरवी आपकी आएगी 10 रुपए जेब में आएंगे अगर आप इसको ऐसे उठा के कचरे वाले को दे दो तो फिर आपको ज्यादा फायदा क्या है? यहाँ पे फायदा है ना, तो फिर आपकी एनआरवी होती 10, फिर आप उसको 10 पे लेते। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, सिंपल है यहाँ पे। तो यहाँ पे तो वो 7 की ही एनआरवी है, तो जाहिर है लोअर पे लेना है, तो जाहिर सी बात है हम 7 के ऊपर उसको रिकॉर्ड करेंगे। बेटा अगर नहीं समझ में आया तो माइक पे पूछेंगे, चैट नजर नहीं आ रही है मुझे अभी, ठीक है? सर एनआरवी कभी भी हाई पे नहीं हो सकती, हमेशा लो लो ही रहेगी, लो नंबर पे। नहीं, देखो हाई पे मेजॉरिटी केसेस में एनआरवी हायर ही होगी, क्योंकि एनआरवी हायर का मतलब क्या है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है, कॉस्ट ज्यादा का बिक रहा है ना, जाहिर है। तो मेजॉरिटी केसेस में एनआरवी हायर ही होती है। आपको जो वो सवाल देगा उसमें जनरली एनआरवी लोअर होगी, क्योंकि वो आपसे एडजस्टमेंट मांगेगा ना, जाहिर है। वो चेक करेगा कि आपको आता है कि नहीं आता ये काम। ठीक है बेटा जी, और किसी का कोई सवाल? सर ये अगर 14 की इसके ऊपर कॉस्ट आएगी और अगर ये फिर 22 का बिक जाएगा तो $8 का प्रॉफिट आएगा ना इस तरह? तो कैसे प्रॉफिट आएगा? एनआरवी जेब में आपके पास 7 रुपए आ रहे हैं, 15 रुपए की तो वैसी कॉस्ट है, प्रॉफिट अच्छा कहाँ सही आएगा? 15 का आपने खरीदा है, 7 का बिकेगा, वो कहाँ है प्रॉफिट? सही सही सही। जी, एनीबडी एल्स? तो लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी जो है ना, ये पूछते हैं एमसीक्यूज में। ये सारे कॉन्सेप्ट देख बेटा, हर कॉन्सेप्ट जो आपसे एमसीक्यू में पूछेगा। जो बच्चा शुरू में तो ज़्यादा थोड़ा स्ट्रगल करोगे, लेकिन प्रैक्टिस, इसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है, काम करते रहना साथ साथ। अब किसी को अगर एनआरवी की कैलकुलेशन नहीं आती, उसके लिए करना बेकार है ये एमसीक्यू। जब तक ये बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं आता, फाइफो लाइफो एफ को परपेचुअल पीरियोडिक नहीं आता, फॉरवर्ड बैकवर्ड नहीं आता, तो एमसीक्यू करना बिल्कुल बेकार है। पहले तो कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रांग होनी चाहिए ना बेटा। पॉइंट नंबर 2 पढ़े, एमसीक्यू सर नंबर 2। जी जी जी, बोले बोले बोले। सर अगर ये जैसे ऐसे ही होता कि 22 माइनस 14 करना पड़ता फॉर द, अगर बेचना है, और अगर स्क्रैप वैल्यू अगर कह रहे हैं कि 10 होती तो फिर हम लोग 7 रिकॉर्ड करते ना? नहीं, फिर स्क्रैप वैल्यू को हम 10 के रेंज के हिसाब से फिर हमारी एनआरवी 10 हो जाती, क्योंकि हम कहते हैं ना मॉडिफाई करके बेचोगे तो एनआरवी आएगी 7, मॉडिफाई नहीं करो तो जेब में आते हैं 10 रुपए। तो ज्यादा फायदा क्या है, मॉडिफाई करके बेचो या ऐसी बेच दो? तो सर आप तो कहते हैं कि लॉस रिकॉर्ड करना चाहिए। तो करना चाहिए ना, तो कम से कम लॉस रिकॉर्ड करेंगे ना, या ज्यादा से ज्यादा लॉस रिकॉर्ड करेंगे? मलंग आदमी थोड़ी हम लोग। देखो एक अच्छा तरफ ठीक है आपको, सर। एक तरफ चीज 7 रुपए की बिक रही है, एक तरफ की 10 रुपए की बिक रही है, तो आप लॉस तो हो रहा है आपको, लेकिन आप कहोगे यार लॉस को तो भी मिनिमाइज कर लो ना यार। बात समझ आई बेटा? जी सर। ठीक हो गया। किसी और ने कुछ पूछना है 1 के बारे में, वरना हम 2 शुरू करें? ओके, 2 पढ़ लें बेटा।
ओके उसकी मेहरबानी, उसने मैं पहली लाइन में बता दिया इन्वेंट्री को लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी पे लेना होता है। पहली लाइन नहीं भी देता तब भी आपको खुद पकड़ना चाहिए बात। रियलाइजेबल वैल्यू होती है सेलिंग प्राइस। मैंने कहा ना अंग्रेजी समझना जरूरी है भाई। रियलाइजेबल वैल्यू कितने का बिकेगा, ठीक है। अब आपके पास 4 आइटम है W X Y Z, हर एक का अलग अलग देखेंगे। तो W की कॉस्ट है 18, सेलिंग प्राइस है 15, तो इसको 15 पे ले लेंगे लोअर पे। X की कॉस्ट है 19 और NRV कितनी है 28 माइनस 3, सेलिंग कॉस्ट माइनस करेंगे तो क्या आएगा जवाब 25, लोअर पे क्या है 19। Y की NRV आएगी 17 माइनस 2 यानी कि 15, तो इसको NRV पे ले लेंगे। और यहां पर NRV आ रही है 23, तो चाहे तो इस पे ले लो चाहे तो इस पे ले लो, बराबर ही है। तो आपकी इन्वेंट्री वैल्यूएशन क्या होगी, W का 15, X का 19, Y का 15 और Z का 23। अब आप इसको ऐड कर लो, जल्दी बताओ बेटा कैलकुलेटर पे करके क्या आ रहा है आंसर। 8, सॉरी आवाज कट रही थी बेटा आपकी। 78 आंसर है, ठीक है, थैंक यू बेटा। तो C आंसर है आपका, दैट्स इट। जी बेटा, किसी को समझ में ना आया तो माइक पे पूछ लें, आई विल एक्सप्लेन अगेन। विदाउट हेजिटेशन बेटा दोबारा पूछ लें, आई विल एक्सप्लेन अगेन। ओके, नंबर 3। इसका आंसर गलत आ रहा है, 72 है। 78 नहीं है, 72 कह रहे हैं आप। जी सर। 15, 19, 15 और 23, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, हाँ 72 बनेगा ना यार। बेटा ये हरकतें पेपर में नहीं करना, सही करते हुए भी प्लस वैल्यू अगर आपने प्लस नहीं कर सके माइनस नहीं कर सके, कैलकुलेशन एरर हो गई। और ये होती है, प्रैक्टिकली भी होती है बेटा। ये सिर्फ उसी की नहीं होगी जिसकी रिवीजन बहुत स्ट्रांग होगा। और अक्सर बच्चे देखो ना क्लास के अंदर, मैं अभी भी देखो सिर्फ 2-3 बच्चों ने कैलकुलेट किया है सर 78 आ रहा है मेरा। अबे यार अब बताओ तुम लोग 4 वैल्यूज को प्लस करके दो लोग कह रहे हैं 78 है, 2 सर लोग कह मेरा रहे हैं 72 72 है। है। सर 4 15 वैल्यूज प्लस प्लस करनी है। 25 सर प्लस 15 प्लस 23। 25 क्यों, 19 भाई, 15 प्लस 19 लोअर पे लेंगे ना इसको। 25 पे क्यों ले रहे हो, इसको तो 19 पे लेना है। एक्स की बेटा कॉस्ट 25 है, कॉस्ट 19 है और एनआरबी 25 है, तो उसको तो कॉस्ट पे लेंगे ना लोअर पे। जी सर सही है। सही है ना। अब देखो 4 वैल्यूज को प्लस करके जो है 2 अलग आंसर आ रहे हैं, 2 के कुछ और आंसर आ रहे हैं। भाई अल्लाह के वास्ते इसको ऐसी कैलकुलेशन मिस्टेक्स पेपर में नहीं करना, खामा खा के नंबर देकर आओगे। ओके, नंबर 3। पूरा सवाल पढ़ें और सबसे पहले मुझे लेट्स सी कौन पकड़ता है सवाल को। सबसे पहले मुझे कॉन्सेप्ट बताओ कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन में जो पढ़ा है उसमें से क्या काम करेंगे यहाँ पे। देखते हैं कौन जवाब देता है, माइक पे देना जवाब। सर ये बैकवर्ड है। वेरी गुड, शाबाश। नाम बताएं अपना। हरम। हरम, वेरी गुड, शाबाश। बैकवर्ड का सवाल है। 30 जून ईयर एंड है, 6 जुलाई की इन्वेंट्री वैल्यूएशन है, तो बैकवर्ड चलना पड़ेगा आपको। तो जरा जल्दी से इसको बैकवर्ड करके दें जवाब, क्या आ रहा है इसका। ये इतनी जल्दी सिर्फ वही आइडेंटिफाई कर सकता है जिसके कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो, अदरवाइज नहीं हो पाएगा काम बेटा। कॉन्सेप्ट ही नहीं आते
तो सवाल 1000 कर लो, कोई फायदा नहीं है। कॉन्सेप्ट आते हैं तो बस ये 10-15 सवाल भी बहुत हैं। ऑप्शन बी 86,420। ओके भाई, एक जवाब आया ऑप्शन बी, लेट्स सी व्हिच इज करेक्ट। जरा 3-4 जवाब आ जाए फिर मैं करता हूँ उसको। जल्दी जल्दी बेटा, कोई हरी अप। सर सी आ रहा है। सर मेरा भी अच्छा सी आ भाई, रहा है। अच्छा 2 लोग कह रहे हैं उनका सी आ रहा है, बाकी बच्चे भी जरा 1-2 लोग और जवाब दे दें। अगर एक स्टूडेंट ने कहा बी आ रहा है, 2 ने कहा सी आ रहा है। सी आ रहा है, 3 बच्चों ने कहा सी आ रहा है। ओके लेट्स सी। 86,500 की आपकी इन्वेंट्री है। अब ये बैकवर्ड आ रहे हैं, तो बैकवर्ड में क्या होता है, इन और आउट्स की अगर हम बात करें तो इन माइनस हो जाएगा और आउट प्लस हो जाएगा, राइट। सो सेल्स आपकी ज़ाहिर है आउट है तो ये प्लस हो जाएगा। परचेजेस आपकी इन है तो ये माइनस हो जाएगा। रिटर्न इनवर्ड्स, सामान आपके पास आ रहा है तो इन है, माइनस हो जाएगा। रिटर्न आउटवर्ड, सामान जा रहा है तो ये प्लस हो जाएगा। तो 86,500 में ये कैलकुलेशन करो, आप बताओ क्या आंसर आ रहा है। सी आंसर है, ये क्या है मुझे नहीं पता। कैलकुलेशन मैं नहीं कर रहा हूँ, ये आप लोग खुद करने के आदी हैं, आदत डालें आप लोग। ये सी आंसर। ऑल राइट बेटा, जिन्होंने बी बताया था कोई मसला नहीं है, एटलीस्ट आपने अटेम्प्ट किया। ये मुझे लेकिन बताएंगे कि बी क्यों आया, आपका क्या गलती करी थी आपने, जिनका बी आंसर आया था। सर मेरे कैलकुलेटर का मसला है, उससे वो गलत बता रहा था। मैंने अब ओके देखा तो वो सही है। ठीक है कैलकुलेशन में। अच्छा बेटा, मैं एक बात और यहाँ पे बताऊं कि जो कैलकुलेटर के मसले मैंने पिछले इतने सालों में देखे हैं ना, देखो एक कैलकुलेटर जरा महंगा वाला होता है, जरा सस्ता वाला होता है। जनरली क्या होता है, सस्ते वाले में जब आप स्पीड में कैलकुलेशन करते हैं ना तो वो बटन दबते नहीं है सही, ये मैंने एक्चुअली देखा है बच्चों के साथ। तो भाई जरा और जो अच्छा वाला कैलकुलेटर होता है इसमें आप जितनी स्पीड में, जितनी मर्जी स्पीड में करो, सारे बटन दबेंगे, क्योंकि कुछ कैलकुलेटर में जरा हार्ड प्रेस करना होता है आपको। थोड़ा सा कैलकुलेटर में इन्वेस्ट करें, जरा अच्छा वाला कैलकुलेटर, थोड़ा महंगा वाला कैलकुलेटर लिया, ताकि ये फिर इस तरह के मसले मसाइल ना आए। 4 तो आसान है, हाउ शुड द इन्वेंटरीज बी वैल्यूड इन पब्लिश्ड अकाउंट्स, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी, ये तो पढ़ते ही 5 सेकंड में हो गया। अच्छा ये SSAP 9 जो लिखा हुआ है ना, ये पुराना है तो इसलिए SSAP 9 लिखा है। अब आपको SSAP 9 नहीं है, अब आपके पास जो सवाल में आना चाहिए वो आना चाहिए IAS 2, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में। तो मैंने आपको लेक्चर में बताया भी था कि FIFO और AFCO एक्सेप्टेबल है, LIFO एक्सेप्टेबल नहीं है, तो FIFO विल बी एक्सेप्टेबल। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं उसको हम डिटेल में तो A2 में पढ़ेंगे, लेकिन बस यहाँ तक इन्वेंट्री वैल्यूएशन तक इस बात का ख्याल रखते हैं कि FIFO और AFCO एक्सेप्टेबल हैं, LIFO एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, 6 बताइएगा। ये भी जो पहली क्लास का पहला लेक्चर था इन्वेंट्री वैल्यूएशन का, वहां ये बात हुई थी। ऑप्शन ए। क्यों बेटा ए क्यों कह रही हैं आप? सर इन्वेंटरी में तो प्रोडक्शन की मतलब रिलेटेड वही चीज है, चाहे वो परचेजेस और क्यों? सेल्स हो, मार्केटिंग वगैरह थोड़ी है। पर बाकी सारा हाँ नहीं है, ऑफिस वर्क होता है ना। सर हाँ उससे कोई तो आई रिलेशन एम ही लुक, नहीं है। इन्वेंट्री का बाकी चीजों से रिलेशन नहीं है। एंड मोर प्रिसाइसली मैंने आपको बताया था कि कॉस्ट में क्या चीजें आती हैं, ऑल द एक्सपेंसेस नेसेसरी टू ब्रिंग द गुड्स इन सेलेबल कंडीशन। तो प्रोडक्शन के बाद सेलेबल कंडीशन में सामान आ गया, ठीक है, और तो आपका इन्वेंट्री से रिलेटेड प्रोडक्शन है, बाकी एडमिनिस्ट्रेशन, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ये सब ऑफिस के खर्चे हैं। तो सेलेबल कंडीशन में लाने के लिए आपको सिर्फ प्रोडक्शन चाहिए, दैट इज इट। ठीक है, तो 6 का आंसर हो जाएगा ए। 7 बताओ बेटा।
अच्छा ये जो कास्ट लिखा है ना, ये कास्ट नहीं है, ये कॉस्ट है, जरा टाइपिंग एरर हो गया। और अभी इसे मैं बता दूं, रिप्लेसमेंट कॉस्ट जब भी एमसीक्यू में आए ना, इग्नोर कर दो, जैसे वो है ही नहीं सवाल में। ये होती क्या है मैं भी बता देता हूँ, लेकिन कहीं भी अगर इन्वेंट्री वैल्यूएशन में रिप्लेसमेंट कॉस्ट लिखा हो ना, देखो मैंने आपको नहीं पढ़ाई ना रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या होती है, इसको इस तरह से समझ लो। अगर मैंने कोई चीज नहीं पढ़ाई तो वो इररेलेवेंट है। तो अगर रिप्लेसमेंट कॉस्ट आ रही है, कुछ लिखा हुआ आ रहा है, तो समझ लो कि कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। डेफिनेशन क्या होती है मैं बता देता हूं अभी, लेकिन कहीं भी अगर रिप्लेसमेंट कॉस्ट लिखी हुई होगी तो डिसरिगार्ड कर देना उसको। जल्दी बताएं बेटा क्या आंसर आएगा। सर बी होगा इसका। ओके, कोई कह रहे हैं भाई बी होगा, बाकी बी दो होगा आंसर्स सर। आ गए बी के, 3 आंसर्स सर आ गए बी बी है। के। एनीबॉडी है? शाबाश, 4 आंसर्स आ गए बी के, बिल्कुल बी है बेटा, शाबाश। सो कॉस्ट है 50,000, रियलाइजेबल वैल्यू पहले बता चुका हूं सेलिंग प्राइस है, और रियलाइजेबल कॉस्ट एक्सपेंसेस टू सेल। रियलाइजेबल वैल्यू अगर सेलिंग प्राइस है तो रियलाइजेबल कॉस्ट एक्सपेंसेस टू सेल हो गए। तो एनआरवी क्या होगा, 45 माइनस 5 विच इज 40,000। तो कॉस्ट 50,000 है, एनआरवी 40,000 है, तो लोअर वैल्यू क्या है 40,000। तो आप 40,000 पे इन्वेंट्री लेंगे, बिल्कुल ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते जाना बेटा इसके। हाँ भाई 8 बताओ। बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए ना लाइफ की, कैलकुलेशन ज्यादा नहीं मांग रहा, लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग के मतलब सवाल है। सर डी। बी, डी या बी? सर डी। डी, ओके। अच्छा डी इसलिए नहीं हो सकता कि कॉस्ट फ्लक्चुएशन कैसे आप स्मूथ करोगे, वो तो एफको में होता है जहां एवरेज लेते हो। तो वहां पे आपकी कॉस्ट अगर एक 15 पे एक 16 पे, तो 15 और 16 के बीच में जवाब आ जाता है। तो ये तो एफको का पॉइंट है, ये लाइफो का पॉइंट नहीं है। सर बी। बी कह रही हैं आप? जी। अच्छा बी भी गलत है, मैं बता दूं। लाइफो क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, राइट। तो इन्वेंट्री कौन सी बचेगी, शुरू वाली बचेगी ना। तो अप टू डेट कॉस्ट पे थोड़ी होगी, वो तो ओल्ड कॉस्ट पे होगी इन्वेंट्री तो बची हुई। लास्ट इन फर्स्ट आउट, आखिरी वाला पहले निकल गया, तो बचा कौन सा वाला, शुरू वाला, जो कि आउटडेटेड कॉस्ट पे होगा, ओल्ड कॉस्ट पे होगा, तो बी भी नहीं हो सकता। सर ये हो जाएगा, फिर आखिरी वही बचे हैं। नहीं, नहीं आंसर है इसका सी, सी आंसर है, ठीक है। अच्छा ऐसा क्यों है, देखो लाइफो इज लास्ट इन फर्स्ट आउट, आखिरी वाला सबसे पहले निकाल रहे हो ना, तो जो आप इशू कर रहे हो वो लेटेस्ट प्राइस पर है। तो अप टू डेट कॉस्ट मैच हो रही है रेवेन्यू के साथ, सही है। तो फॉर एग्जांपल आपने एक आइटम है, अभी आपने एक आइटम था जो आपने 15 का खरीदा था, ठीक है, और एक आइटम था जो आपने 18 का खरीदा उसके बाद, ठीक है। तो आप पहले ये 18 वाला सेल करोगे ना, तो अप टू डेट कॉस्ट के साथ रेवेन्यू मैच हो जाएगा आपका। फॉर एग्जांपल आपने सेल किया है 30 रुपए का, ये सेल हो गई। एक आइटम आपने खरीदा 15 का, एक आइटम आपने खरीदा 18 का। सो लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये 18 वाला पहले आप बेच दोगे, तो आपका प्रॉफिट क्या आएगा, 12 आएगा। तो आपने क्या किया, रेवेन्यू को मैच किया, रेवेन्यू जो था उसको आपने मैच किया अपडेटेड कॉस्ट के साथ, बिल्कुल करंट कॉस्ट के साथ आपका मैच हो गया। समझ आई बेटा ये बात, माइक पे बता दो,
3-4 बच्चे जवाब दे दें, और अगर किसी ने पूछा तो दोबारा पूछ लें। यस सर, समझ आ गया। आ गई सर। सर दोबारा समझा Yes, सकते sir. हैं? हाँ दोबारा बता देता हूँ। देखो यार, मैंने कोई बड़ी सिंप्लीफाइड एग्जांपल दी है अपनी तरफ से कि आपके पास इन्वेंट्री में 2 आइटम थे। एक आइटम आपने पहले खरीदा था वो 15 का, और एक आइटम आपने बाद में खरीदा था वो खरीदा था 18 का। पहले कौन सा बेचोगे? जिसको समझ में नहीं आया बेटा वो माइक पे बताए मुझे, पहले कौन सा बेचोगे? लाइफो में बेटा माइक पे बताइए। क्वेश्चन किसने किया था बेटा? बेटा क्वेश्चन किसने किया था? डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गए वो? बच्चों क्वेश्चन किसने किया था बेटा? आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गए हैं या हमको आवाज नहीं आई, इंटरनेट इशू है। चलो आगे चलते हैं, फिर वापस आ जाएगा तो बता देंगे। ठीक है बेटा, और किसी ने दोबारा पूछना था ये? जी सर, मेरा वो नेट डिस्कनेक्ट हो गया था तो। ओके, डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा बेटा, एक आइटम हमने 15 का खरीदा है, उसके बाद आइटम हमने 18 का खरीदा, तो लाइफो कर रहे हैं। तो लाइफो में पहले कौन सा वाला बेचोगे? 15 वाला 18 वाला? 18 वाला। 18 वाला। तो 18 वाला आइटम 30 का बेच दिया तो 12 का प्रॉफिट हो गया। तो अब आपका ये रहा रेवेन्यू, और रेवेन्यू के साथ क्या कर रहे हो? बिल्कुल अपडेटेड कॉस्ट है ना ये आपकी, 18 लेटेस्ट कॉस्ट है ना, तो सी आंसर होना चाहिए ना। सही, ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम। समझ आ गया बेटा? जी सर। नाम क्या है आपका? सर एक क्यों नहीं हो? सारिम। सारिम, ओके। ओके, नंबर 9 बताओ। 9 कौन बताएगा? देखते हैं, इसमें भी थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। सर ए होगा। अरे सर जी सर, बी ये होगा। है। ओके, अच्छा जिनसे नहीं हुआ या आपका ए सही है या नहीं वो भी देखते हैं। देखो बेटा, अगर प्राइस लेवल राइज हो रहा होगा ना, तो देखो प्राइस लेवल राइज हो रहा होगा मतलब हर इन्वेंट्री टाइम के साथ साथ महंगी होती रहेगी। तो अगर आप FIFO यूज करेंगे, दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो FIFO यूज करने से आपके पास जो इन्वेंट्री बचेगी वो बिल्कुल एंड की इन्वेंट्री होगी, एंडिंग इन्वेंट्री हो गई। अब वो सबसे महंगी होगी, मोस्ट एक्सपेंसिव होगी वो, क्योंकि प्राइस लेवल बढ़ रहा है। जब इन्वेंट्री की वैल्यू हाईएस्ट होगी, यानी कि FIFO के अंदर जब इन्फ्लेशन होती है, तो यहां पर एक बात हमने कंक्लूड कर ली कि FIFO के अंदर इन्वेंट्री वैल्यूएशन हाईएस्ट होगी, और LIFO में लोएस्ट होगी। LIFO में लोएस्ट क्यों होगी? क्योंकि लास्ट इन फर्स्ट आउट है, तो इन्वेंट्री शुरू वाली बची है जो कि सबसे सस्ती होगी। तो LIFO के अंदर इन्वेंट्री वैल्यूएशन लोएस्ट होगी और FIFO में हाईएस्ट होगी जब भी इन्फ्लेशन होगी, और डिफ्लेशन होगी यानी कि प्राइस लेवल कम हो रहे होंगे तो उल्टा होगा। अच्छा, अब अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री सबसे ज्यादा हाई है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स लोअर होगी, क्योंकि आप क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या करते हैं? माइनस करते हैं ना कॉस्ट ऑफ सेल्स में से। तो अगर आपने ज्यादा वैल्यू माइनस करी है
तो कॉस्ट कम आ जाएगी ना, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कम होगी, और जब कॉस्ट ऑफ सेल्स कम होगी तो प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। तो प्रॉफिट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा कि फाइफो का हाईएस्ट प्रॉफिट होगा और लाइफो का लोएस्ट प्रॉफिट होगा। तो बिल्कुल जिन्होंने आंसर ए दिया था उनका बिल्कुल ठीक है। अब एफको का इन दोनों के बीच में होगा, क्यों? क्योंकि एफको एवरेजेस आउट द प्राइस फ्लक्चुएशन, ना हाईएस्ट होगा ना लोएस्ट होगा, इनके बीच में जवाब दे रहा होगा, इन्वेंट्री का भी और प्रॉफिट का भी। सो ए इज द आंसर। बेटा अगर किसी को नहीं समझ में आया तो मुझसे दोबारा पूछ ले, आई विल एक्सप्लेन अगेन। सर दोबारा एक्सप्लेन कर दें सर प्लीज। हाँ, नाम क्या है बेटा आपका? मोहम्मद तकी सर। मोहम्मद तकी। बेटा माइक पे रहना, मेरे साथ माइक खुला रहने दो। यस सर। तकी प्राइस लेवल राइज हो रहे हैं, इसका मतलब है हर आने वाली इन्वेंट्री पिछले से महंगी होगी। यस सर। तो फाइफो क्या है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो तकी मुझे ये बताओ, फाइफो के अंदर इन्वेंट्री शुरू वाली बचेगी आखिरी वाली बचेगी? आखिरी वाली बचेगी। महंगी होगी सस्ती होगी? महंगी। महंगी होगी। तो ये बात तो क्लियर हो गई आपको, इसका मतलब है कि इन्वेंट्री एंडिंग बचेगी जो सबसे महंगी होगी, ठीक है। तो ये बात भी समझ आ गई होगी कि फाइफो में इन्वेंट्री हाईएस्ट होगी और लाइफो में लोएस्ट होगी। ये बात समझ में आ गई? जी जी सर। अच्छा, इनकम स्टेटमेंट को सामने रखो जहन में। क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस कर रहे होते हैं ना कॉस्ट ऑफ सेल में से। यस सर। तो जब हाई वैल्यू माइनस होगी तो कॉस्ट ऑफ सही सेल्स कम आएगी और प्रॉफिट ज्यादा आएगा ना। सही सर, समझ में आ गया सर। समझ आ गया? गुड हो गया। थैंक यू सर। जी बेटा, यू आर वेलकम। एनीबॉडी एल्स? और बेटा किसी ने समझना तो दोबारा पूछ लें माइक पे, चैट नजर नहीं आ रही है मुझे अभी। 5 4 3 2 1। चलो 10 करो यार, खुद से ट्राई करो। माइक पे जवाब देंगे बेटा, चैट नजर नहीं आ रही मुझे।
सर बी होगा। एनीबडी एल्स? बेटा और किसी का जवाब आया नहीं आया? चलो नहीं आया, चलो मैं देखता हूँ बी सर सही है कि ए। नहीं। ओके, एक आंसर है ए, एक आंसर है बी। नहीं 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 एनीबडी सर, एल्स? ए नहीं है ए नहीं है, फिर क्या है? सर। 1 मिनट। 1 मिनट और दे रहा हूँ बेटा। जो जो आंसर्स अगर किसी और के भी निकले हैं तो वो भी बता दें। सर ए ही है शायद, पता नहीं। ओके देखो भाई, कॉस्ट में क्या आता है? खरीदने से लेकर सेलेबल कंडीशन तक का सारा खर्चा। तो परचेस करोगे और प्रोडक्शन करोगे तभी तो सेलेबल कंडीशन में रेडी होगा ना। तो 60 + 10 इज इक्वल्स टू 70। कॉस्ट ही हो गई। 25 + 5 30, ये कॉस्ट हो गई। 50 + 12 62 की कॉस्ट हो गई। एनआरवी सेल्स वैल्यू माइनस सेलिंग कॉस्ट। तो 65 - 11 सेल्स वैल्यू में से हम माइनस कर देंगे सेलिंग कॉस्ट। सो दैट्स 54। 40 - 6 that is 34 and 60 - 15 that is 45। तो ये आपने एनआरवीज निकालनी है। ये ऊपर लिख देता हूँ। ये आपने एनआरवी निकाल ली है, ये आपने कॉस्ट निकाल ली है। अब लोअर पे लेना है। तो अगर हम मेटल का देखें तो मेटल की क्या लोअर है? एनआरवी लोअर है, तो उसको इस पे लेंगे। प्लास्टिक की क्या लोअर है? कॉस्ट लोअर है, इसको इस पे लेंगे। वुड की क्या लोअर है? एनआरवी लोअर है। तो द आंसर विल बी 50। जी जी, बोलें बोलें बेटा। सर डायरेक्टली 165 को 32 से माइनस नहीं कर सकते? नहीं 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 नहीं, हर आइटम की अलग अलग देखते हैं भाई। सर नहीं, नीचे तो टोटल ही हुआ हुआ है, तो हम सबका टोटल हुआ हुआ टोटल तो नहीं ना। देखो एक बात बताओ, तुम्हारे पास 100 आइटम है, 99 सारे प्रॉफिट वाले हैं, एक लॉस वाला है। जब तुम टोटल देखोगे तो तुम्हारा टोटल तो प्रॉफिट ही हो रहा होगा ना तुम्हें, फिर तो कभी तुम एनआरवी पे आओगी नहीं। बात समझ आई? जी सर। तो टोटल में तो चीज हाइड हो जाएगी यार। तो आपने हर आइटम का अलग अलग चेक करना होता है। तो 54 + 30 + 45 व्हाट इज द आंसर? ए। ये आंसर है। आप ही लोगों की कैलकुलेशन पे रिलाई कर रहा हूं, ठीक है। तो ए किसने आंसर दिया था बेटा? मैंने सर। नाम? हरम। वेरी गुड वेरी गुड। अभी तक अगर मैं किसी को बोलूँ ना तो हरम माशाल्लाह ऐसी चल रही है कि मुझे लग रहा है कि इसका फाइनली भी ये आ जाएगा। बाकी बच्चों ने भी इस लेवल पर आना है, सिर्फ पढ़ने की देर है बेटा, और कुछ नहीं है। 11 बताओ क्या करेंगे?
11 का आंसर बताएं। जरा पहले कॉन्सेप्ट बताना, इसमें कॉन्सेप्ट कौन सा यूज होगा 11 में, माइक पे एनीबॉडी। प्रूडेंस। नहीं वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं, मतलब जितना मैंने आपको चीजें पढ़ाई हैं तो किस तरह से क्या कैलकुलेट करोगे, किस तरह से चल रहा है इसमें वो बैकवर्ड चीजें। बैकवर्ड। बैकवर्ड फॉरवर्ड वाली कहानी है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें बेटा बेसिकली बैकवर्ड नहीं जाना, इसमें आपको फॉरवर्ड जाना है। देखो 31 दिसंबर की वैल्यू गिवन है, 6 जनवरी को आग लगी है और आपने ये पता करना है कि कितना आपका लॉस हुआ है। तो 6 जनवरी का स्टॉक जो पड़ा था वो सारा लॉस हो गया ना। सर सी आ रहा है। जी सॉरी बेटा, वो डिस्कनेक्ट हो गया मेरा। ओके, आई एम स्टार्टिंग द स्क्रीन शेयरिंग अगेन।
ये बात सुनी थी कि 11 फॉरवर्ड का सवाल है, ये एक्सप्लेनेशन सुनी थी या उससे पहले डिस्कनेक्ट हो गया था? बच्चों, इफ एनीवन कैन कंफर्म, मैंने जो फॉरवर्ड वाली एक्सप्लेनेशन दी थी वो सुनी थी या वो उससे पहले डिस्कनेक्ट हो गया था? सर आपने बस थोड़ा सा बताया था कि ये फॉरवर्ड का क्वेश्चन है। हाँ, लेकिन जो उसकी एक्सप्लेनेशन दी थी वो आई थी समझ में? वो सुना था? नहीं सर, शायद नहीं। अच्छा, ओके। तो देखो, हमारे पास बैलेंस शीट की वैल्यू अवेलेबल है ईयर एंड की, तो इन्वेंट्री हमें पता है 650,000 है, राइट? हमारी जो आग लगी है वो 6 जनवरी को लगी है। तो अगर हम 5 जनवरी की इन्वेंट्री किसी तरीके से फाइंड आउट कर ले तो वही इन्वेंट्री जो जली होगी ना। तो हमें 31 दिसंबर 2001 की फिगर अवेलेबल है, हमें फाइंड आउट कब की फिगर करनी है? 5 जनवरी 2002 की फिगर फाइंड आउट करनी है, तो फॉरवर्ड जाना पड़ेगा ना। बात समझ आई बेटा? सर ऑप्शन ए। सर सी। ओके, जी ए कह रहे सर, हैं, ए मेरा है। भी सी। Okay, so I've received 3 answers. 2 people are saying C, 1 is saying A. Anybody else? अच्छा, ये बात तो समझ आ गई ना कि फॉरवर्ड का सवाल क्यों है? जी सर। Anybody else? बेटा फॉरवर्ड का सवाल है, फिर तो आंसर आ जाना चाहिए ना, फिर क्यों नहीं आंसर आ रहे हैं आप लोगों के? इसका मतलब यही है कि आप लोगों को फॉरवर्ड बैकवर्ड कुछ याद ही नहीं है, आप लोगों को पढ़ ही नहीं रहे हो आप लोग। वही 3-4 बच्चे जवाब दे रहे हैं, बाकी लोग क्यों नहीं दे रहे बेटे? So 650,000 की हमारी इन्वेंट्री है, ये किया हुआ मैंने पूरा सॉल्व। $650,000 की इन्वेंट्री प्लस हो जाए, ये प्लस हो जाएगा, और सेल्स आउट है, ये माइनस हो जाएगा, लेकिन सेल्स को कॉस्ट प्राइस पे लेना है आपने, तो सेल्स की कॉस्ट प्राइस निकालनी पड़ेगी, ये मार्जिन दिया हुआ है हमें डायरेक्ट। तो सेल्स माइनस कॉस्ट इक्वल्स प्रॉफिट, ये मैंने पूरी कैलकुलेशन की हुई है, तो इसकी कॉस्ट प्राइस आ गई 72,000। सेल्स 96,000 है तो कॉस्ट एक्स हो गई। अब जो प्रॉफिट है वो 25% ऑफ द सेलिंग प्राइस है, तो 25% ऑफ द सेलिंग प्राइस विच इज 96,000। तो नाउ सॉल्व इट फॉर एक्स, यू विल गेट 72,000। तो 72,000 माइनस हो जाएगा तो 653,000। सी इज द आंसर। फॉरवर्ड का सवाल था, इन प्लस हो जाएगा और आउट माइनस हो जाएगा। बेटा अगर किसी ने दोबारा समझना है, किसी को नहीं समझ में आया हो तो मुझसे दोबारा पूछें, आई विल एक्सप्लेन अगेन, नो इश्यूज। आवाज आ रही है ना मेरी सही? बेटा मेरी आवाज आ रही है आप लोगों में को? इफ एनीवन कैन कंफर्म, बेटा आवाज आ रही है मेरी सही? जी सर आ रही है। जी सर, आ रही। ठीक है, ठीक है। आई होप आपने सारे एमसीक्यूज का सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट लिया हुआ हो साथ साथ मेरे कहने से पहले ही। तो बेटा 10 सेकंड्स और दे रहा हूं, अगर किसी ने कोई सवाल करने तो दोबारा पूछ लें बिफोर आई मूव ऑन। एमसीक्यू नंबर 10 दोबारा समझा दें। एमसीक्यू नंबर 10 बेटा ये तो पहले बता दिया, उस वक्त क्यों नहीं बोली आप? डिस्कनेक्ट हो गई थी क्या आप? नाम क्या है बेटा आपका? मैं समझा देता हूँ दोबारा, कोई मसला नहीं है। बेटा नाम क्या है आपका? मुझे लगता है फिर डिस्कनेक्ट हो गया। सर 11 दोबारा समझा देंगे, मैं डिस्कनेक्ट हो गया। ओके, 11 फॉरवर्ड वाला सवाल है, ये बात समझ आई थी? जी तो इन जी प्लस हो जाएगा और आउट माइनस हो जाएगा, तो 650,000 में इन हो रहा है 75,000 की परचेजेस, और आउट जो है वो 96,000 की सेल्स है, लेकिन सेल्स को कॉस्ट प्राइस पे लेना है ना। तो वही जो मैंने आपको तरीका बताया था कॉस्ट निकालने का, सेल्स माइनस कॉस्ट इक्वल्स प्रॉफिट, उससे निकाल लो। ओके समझ आ गया बेटा?
जी जी आगे। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई होप। यस ऑलराइट, अब 10 किसी ने पूछा था, आई थिंक शी गॉट डिस्कनेक्टेड, वो वापस आते तो देखते हैं। ओके जरा ये भी जरा मैं सॉल्यूशन बता दूं पहले। चलो भाई 12 करो। जल्दी बताओ 12 का आंसर क्या है। सर सी। ओके एक आंसर आया सी। सर सी। एनीबॉडी एल्स? सी। ओके सी। ओके एनीबॉडी एल्स? सी। ओके अच्छा सी गलत है, बी आंसर होगा। सर बी। बी। हाँ बी आंसर होगा। ओके तो बेटा इन्वेंट्री की कॉस्ट 1200 है और वो डैमेज हो चुकी है। इट वुड हैव बीन सोल्ड फॉर 1800 व्हेन परफेक्ट, तो ये तो छोड़ ही दो ना, अब तो बिकेगा ही नहीं, परफेक्ट तो है ही नहीं ना वो। सो इट कैन बी सोल्ड फॉर 1700 इफ रिपेयर्स वर अंडरटेकन एट अ कॉस्ट ऑफ 600। तो एनआरवी क्या होगी, जेब में कितने पैसे आएंगे? 1700 का बिकेगा 600 का खर्चा करने के बाद। एनआरवी विल बी 1100 रुपए। 1100। और ये रिप्लेसमेंट कॉस्ट मैं पहले ही बता चुका हूँ, हमेशा इग्नोर होगी। रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब क्या है कि इन्वेंट्री को रिप्लेस करने की क्या कॉस्ट है, यानी कि अगर आप दोबारा से इन्वेंट्री बाय करते हो तो कितने की पड़ेगी आपको, यानी कि करंट परचेज प्राइस। वी आर नॉट डीलिंग विद दैट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट को कभी कंसिडर नहीं करते, पहले ही बताया था मैंने। तो कॉस्ट है आपकी 1200, एनआरवी है 1100, तो लोअर पे लेंगे ना एनआरवी पे, तो बी आंसर होगा। सर एनआरवी 1100 कैसे आई? 1700 माइनस 600, 1700 माइनस 600। सही सही। सही है ना। वो 1800 वाली एनआरवी तो छोड़ दो ना, वो तो गई ना, वो तो छुट्टी हो गई, क्योंकि वो तो अब बिकेगा ही नहीं उतने, परफेक्ट तो है ही नहीं ना। 1700 का बिकेगा अगर 600 का खर्चा हुआ तो जेब में 1100 आएंगे। कॉस्ट 1200 है, लोअर पे लोगे तो 1100 पे लोगे। ठीक हो गई बात? किसी ने बेटा कुछ दोबारा पूछना है, दोबारा पूछते हैं, आई विल एक्सप्लेन अगेन, नो इश्यूज। ओके 13 बताओ बेटा क्या आंसर होगा। सर ये वाला क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। कौन सा, 12 या 13? 13। क्यों बेटा, आपने फाइफो का लेक्चर नहीं देखा था क्या मेरे ग्रुप पे? अच्छा सर ये आपके साथ।
जी बेटा। सेकंड क्लास है सर आपके साथ, बस इन्वेंट्री रिवैल्यूएशन ही सिखाया है। अच्छा अच्छा, आपका लेट एडमिशन हुआ है। जी अच्छा बेटा, इसके लिए जो है ना मेरा एक फेसबुक का भी ग्रुप बनाया हुआ है, उसके अंदर मैंने FIFO और LIFO का लेक्चर अपलोड किया हुआ है, तो वो ज्वाइन कर लीजिएगा। मुझे क्लास के बाद मैसेज कर दीजिएगा प्राइवेट में, मैं आपको बता दूंगा कैसे ज्वाइन करना है। तो उसमें लेक्चर ऑलरेडी है ये FIFO और LIFO का पूरा। ओके सर। ठीक है। हाँ भाई बच्चों, जल्दी से FIFO से इन्वेंट्री बतानी है क्विकली। मेडिकल साइंस और इश्क दिल के बारे। सर सी। ओके, एक आंसर है सी, लेट्स सी। बाकी बच्चे क्या कह रहे हैं बेटा, जल्दी बताइए, क्विक हरी अप। अच्छा, आप लोग मैंने देखा है कि टाइम भी बहुत ज्यादा ले रहे हो बेटा, ये पेपर तो इस तरह कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा आपका। सर बी। ओके, एक कह रहे हैं सी, एक कह रहे हैं बी। एक दो लोग और आंसर दे दें फिर मैं करवाता हूँ जल्दी से क्विकली। सर सी। C. So 2 people are saying C, one is saying B. Anybody else? One more minute. ओके अच्छा भाई, अभी देखो FIFO यूज करना है ना। FIFO में आपको पता है पीरियोडिक और परपेचुअल से सेम आंसर आता है, तो परपेचुअल का इतनी ख्वारी करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट पीरियोडिक कर लेते हैं, सेम ही आंसर आएगा। सो यूनिट्स कितने हैं? ओपनिंग इन्वेंट्री में यूनिट्स थे ही नहीं हमारे पास, 0 यूनिट्स। परचेज हमने किए हैं 6 यूनिट्स, सेल हो चुकी है 4 यूनिट्स की, तो 2 यूनिट्स बचे। सो 2 यूनिट्स FIFO में बचे हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो किस प्राइस पर होंगे? बिल्कुल आखिरी वाली प्राइस पर होंगे, राइट। तो जो आखिरी परचेजिंग हुई है इसके ऊपर वैल्यू होंगे ना ये 2 यूनिट्स। सो 2 यूनिट्स विल बी वैल्यूड एट 250, यानी कि आंसर आ जाएगा 500। तो ये आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू आ गई। अब आपने इनकम स्टेटमेंट बनानी है, तो सेल्स की वैल्यू 2 इंटू 400 दैट इज 800, 2 इंटू 400 दैट इज 800, टोटल मिला लें तो 1600 की सेल्स हो गई, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। ओपनिंग इन्वेंट्री तो है ही नहीं सवाल में, परचेजेस देख लेते हैं कितने की हैं। तो 3 2 600 ये थी परचेजेस, और 250 750 की ये थी। तो टोटल परचेजेस कितनी की हो गई? 1350 की। और क्लोजिंग इन्वेंट्री हो गई आपकी 500 की। तो 1350 माइनस 500 कितना आया? 850। मैं सारी कैलकुलेशन ओरल कर रहा हूँ यार, मुझे नहीं पता। तो 750 आंसर आ जाना चाहिए प्रॉफिट का। तो सी आंसर है। ठीक है बच्चों, बी किसका आया था? क्या गलती करी थी बेटा बी वाले ने?
सर वो कंफ्यूजन हो गई थी, आ गया समझ में सर। ठीक है जी बेटा, और अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो दोबारा पूछ लें। देखो अभी तक जितने भी हमने एमसीक्यूज किए हैं ना, इसमें से कुछ भी नया नहीं सीखा है। वही चीजें रिपीट हो रही हैं, लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी वाली, वही फॉरवर्ड बैकवर्ड वाली, वही फाइफो लाइफो एफको पीरियोडिक परपेचुअल, वही इनकम स्टेटमेंट। नॉट इवन अ सिंगल थिंग वाज लर्न न्यू। ठीक है बेटा, ओके। अब आप एक काम ये करो कि फिफ्टीन करो और बताओ पहले 15 में कॉन्सेप्ट कौन सा है। फिफ्टीन में कॉन्सेप्ट बताना बेटा, पहले कौन सा यूज होगा जल्दी से। बैकवर्ड। सर शाबाश, ये वेरी गुड। जनवरी अगले साल का है, जी 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 जी, तो बैकवर्ड। बिल्कुल ठीक है, सही है, शाबाश, बैकवर्ड है। चलो जल्दी से आंसर दो, अब क्या होना चाहिए। बेटा आप लोगों को स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, वरना पेपर टाइम में कभी कंप्लीट नहीं होगा। सर बी। ओके, एक आंसर आया बी। व्हाट अबाउट द रेस्ट। बाकी बच्चे सही है बेटा, ना पढ़ो तुम लोग, यही होगा फिर। बैकवर्ड चल रहे हैं सर तो ए। ये ओके, लेट्स सी इन और आउट। अभी कुछ बच्चे मार्कअप मार्जिन के अंदर ही फंसे हैं। देखो जिसको मार्कअप मार्जिन की कैलकुलेशन नहीं आता वो वहां फंस जाएगा। सो बैकवर्ड चल रहे हैं। सो इन माइनस हो जाएगा, आउट प्लस हो जाएगा, उल्टा चलेंगे तो। अब 104,000 की इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री परचेज हुई है। परचेज क्या होता है, इन, तो ये माइनस हो जाएगा। और इन्वेंट्री सोल्ड एट सेलिंग प्राइस है ये 15,000, तो सेल्स आपकी जाहिर है आउट होती हैं तो प्लस हो जाएगी, लेकिन ये सेलिंग प्राइस पे नहीं लेना होता है, कॉस्ट प्राइस पे लेना होता है। तो वही तरीका, सेल्स माइनस कॉस्ट इक्वल्स प्रॉफिट। सेल्स वैल्यू 15,000, तो कॉस्ट नहीं पता, उसको एक्स ले लो। अब देखते हैं मार्कअप दिया हुआ है या मार्जिन दिया हुआ है। मार्कअप दिया हुआ है, मार्कअप कॉस्ट पे लगता है। अब लोग इसी में फंसे हैं अभी तक। 1 घंटा लगाया था मैंने इसको पूरा एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन होता क्या है, घर पे बैठ के दोबारा नहीं खोलना, उसको नहीं करना प्रैक्टिस, तो यही होगा बेटा फिर। 1.25x हो जाएगा इक्वल्स 15,000।
Therefore, x equals 15,000 divided by 1.25. क्या आंसर आ रहा है? ये 12,000, राइट? तो 12,000 प्लस हो जाएगा, 16,000 माइनस हो जाएगा, तो 100,000 इज द आंसर। एक ही बच्चे ने जवाब दिया था, बी आंसर है। किसने जवाब दिया था सही? मैंने सर, हरम। शाबाश, वेरी गुड। तो भाई एक ग्रेड तो अल्लाह के फजल से शुरू में ही पक्का हो चुका है हमारा, एक ए ग्रेड इंशाल्लाह। हरम ऐसे चलते रहना, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। ये नहीं होना चाहिए कि आगे जाके फिर आपने कम पढ़ना शुरू कर दिया। इंशाल्लाह इसी तरह पढ़ते रहो, ए ग्रेड आ जाएगा। अब आप बोलोगे ए स्टार क्यों नहीं आएगा? क्योंकि एएस में ए स्टार नाम की कोई चीज नहीं होती, ए से ग्रेडिंग शुरू होती है। फाइनल ग्रेड A2 के अंदर फिर ए स्टार होता है, ठीक है? तो बेटा बाकी लोग भी कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको घर पे बैठ के पढ़ना है जो मैंने पढ़ा दिया। इस चीज की आदत डालो, वरना ये प्रॉब्लम में रहोगे। ओके, करो भाई 17 करो, जल्दी से बताओ 17 का आंसर। ये 17 जैसे एमसीक्यूज तो 1-1 मिनट में होने चाहिए। अब क्विकली, हरी अप। सर सी है आंसर। ओके, एक आंसर आया सी भाई, लेट्स सी। बाकी बच्चे भी क्विकली, एक आंसर सी कह रहे हैं, एक आंसर आया ये। हरी अप बच्चों। सर सी नहीं है, बी है, बी। अच्छा, बी है। सर बी है। ओके, दो लोगों ने बी जवाब दे दिया। एक दो बच्चे और अगर आंसर दे दें तो क्विकली। ओके, एनआर कॉस्ट दी हुई है, एनआरवी हम निकाल लेंगे सेलिंग प्राइस माइनस द रिपेयर कॉस्ट से। जेब में कितने पैसे आएंगे? 7600 का बेचोगे अगर 880 का खर्चा इनकर होगा तो क्या आंसर आया बेटा? जरा मुझे माइक पे बताइएगा। 7600 माइनस 880 इज 6720। 6720। ये आ गई आपकी एनआरवी, और दूसरे वाली की एनआरवी होगी 2450 माइनस 190। कितना आ रहा है? 2260। 2260। ठीक है बेटा, तो अब लोअर के ऊपर लेना है भाई, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे कॉस्ट लोअर है, यहाँ पे एनआरवी लोअर है। सो इन्वेंट्री का आंसर क्या होगा? 5260 प्लस 2260। व्हाट इज द आंसर? 7520 ना, ये आंसर आ गया। तो बी इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, तो किन दोनों ने सही जवाब दिया था? मैं सर। सर मैं। हरम, और दूसरा लड़का कौन है? तकी? सर वली मोहम्मद। वली मोहम्मद। जी सर। गुड बॉय, गुड। अच्छा, अब 19 करो जल्दी से। 19 तो खैर वैसे ही है, 19 को छोड़ देते हैं हम, ठीक है?
कितनी देर रह गई? थोड़ा टाइम है हमारे पास। चलो भाई, ये 20 दोबारा से 5 वाला आ गया। ये भी खैर वैसे ही है जैसा हमने किया है, कुछ और देखते हैं डिफरेंट अगर आए तो। 23 बताओ, 23 बताओ। सर ए। ओके, एक आंसर आया ए, लेट्स सी। सर ये कन्वर्जन कॉस्ट क्या होता है? कन्वर्जन कॉस्ट होता है रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने की कॉस्ट। सर फिर डी है। सर सी है। सर डी। ओके, इसका आंसर होगा सी। मैंने कहा था ना, सेलेबल कंडीशन तक का सारा खर्चा परचेज करोगे, अपने पास प्रेमिसेस पे लाओगे और उसको कन्वर्ट करोगे फिनिश गुड्स में। अब यहाँ पर सेलेबल कंडीशन में आ गया, स्टोरेज कॉस्ट उसके बाद की कॉस्ट है, तो आपका आंसर होगा 32,000। ठीक है बच्चों, 12 + 2 + 18। वो वर्ड याद रखो जो मैंने शुरू में पढ़ा दिया, ऑल द एक्सपेंसेस नेसेसरी टू ब्रिंग द गुड्स इन सेलेबल कंडीशन। तो सेलेबल कंडीशन की कॉस्ट कन्वर्जन कॉस्ट होती है रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने की कॉस्ट, यानी कि लेबर वगैरह का खर्चा, ओवरहेड्स वगैरह, प्रोडक्शन का खर्चा। तो 12 + 2 + 18, ये सारी कॉस्ट इनकर करोगे यानी कि 32,000, तो आपके पास रेडी कंडीशन में आ जाएगी इन्वेंट्री। ठीक है भाई। अच्छा, और कौन सा करे? 24 बताओ जल्दी से। बेटा 15-20 सेकंड में जवाब, जल्दी से, क्विक क्विक क्विक, हरी अप। ए। ओके सर ए आंसर। ओके, 2 आंसर्स आ गए, जी सर ए। 3 आंसर्स आ गए। बिल्कुल ठीक है, ए है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट इग्नोर कर देंगे हमेशा की तरह। कॉस्ट 2000 है। नॉर्मल सेलिंग प्राइस तो लेंगे नहीं क्योंकि डैमेज हो गई है। इट कैन नाउ बी सोल्ड फॉर 2200। अगर 400 का खर्चा हो तो एनआरवी आपकी 2200 - 400 आ गई, विच इज 1800। सो कॉस्ट 2000 है, एनआरवी 1800 है, तो लोअर पे लेंगे, एनआरवी पे 1800 इज द आंसर। ठीक है बेटा। और ट्वेंटी सिक्स करो।
मजे का सवाल है 26। एक ही सवाल में इसने लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी भी चेक कर लिया और सेल और रिटर्न बेसिस का क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए वो भी चेक कर लिया। अब किसी को अगर सिर्फ ये बात नहीं आता है कि मैंने क्या बताया था सेल और रिटर्न बेसिस का, तो वो भी फंस जाएगा यहाँ पे। तो इसलिए बेटा एक एक चीज जो क्लास से बताई गई ना, सारी चीजें रेलेवेंट है पेपर के लिहाज से। सर सी। सी आंसर है। सर Anybody else? सी आंसर। सर बी। ओके, दो आंसर लोगों ने बोले सी है, एक बोला बी है। देखो बेटा लेट्स सी। रेवेन्यू आपका शो हो रहा है 106,000 पे और क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी शो हो रही है 2100 पे। सो रेवेन्यू यानी कि सेल्स वो कितनी है 106,000 और क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है आपकी 2100। ये वैल्यूज आपके पास एग्जिस्ट करती हैं। देयर वर 100 आइटम्स व्हिच हैड कॉस्ट 10 और उसकी सेल प्राइस कितनी है 6। तो कॉस्ट 10 है और उसकी जो सेल प्राइस होगी वो 6 होगी। सही है भाई? तो आपको नजर आ जाना चाहिए कॉस्ट पे लेंगे एनआरवी पे लेंगे, डेफिनेटली एनआरवी पे लेंगे। एट द एयर एंड दीज वर विद द कस्टमर ऑन अ सेल और रिटर्न बेसिस। कस्टमर के पास पड़ी हुई है और सेल और रिटर्न बेसिस पे पड़ी हुई है। दीज आइटम्स वर ट्रीटेड एज हैविंग बीन सोल्ड। हमने उसको एज अ सेल कंसिडर कर लिया है। तो क्या ये सेल है? नहीं भाई, ये सेल नहीं है। नो सेल हैड बीन अग्रीड, अभी कस्टमर ने एक्सेप्ट ही नहीं किया सामान, तो ये सेल नहीं है। तो पहले तो उसको सेल से हटा दो। तो सेलिंग प्राइस कितनी है $6 है। कितने आइटम है 100 आइटम है। तो 600 की जो सेल्स है ये आपने ओवर रिकॉर्ड की हुई है। तो सेल्स का एडजस्टेड आंसर आ गया 105,400। अब ये इन्वेंट्री में हमारे शामिल होनी चाहिए क्योंकि हमने उसको एज ए सेल ट्रीट किया हुआ था, तो हमारी इन्वेंट्री में नहीं आ रही थी। अब हम इसको इन्वेंट्री में शामिल करेंगे। अब इन्वेंट्री पे कॉस्ट प्राइस पे नहीं लेंगे, लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी पे लेते हैं ना, तो एनआरवी 6 है तो 600 की इन्वेंट्री में आना चाहिए आपका। तो 2700 आपकी इन्वेंट्री की वैल्यू होनी चाहिए। सो सी आंसर होगा आपका। बेटा अगर किसी की समझ में नहीं आया हो तो बेटा दोबारा पूछेंगे, आई विल एक्सप्लेन अगेन, नो इश्यूज एट ऑल। बेटा अगर नहीं समझ आया तो दोबारा पूछें, आई विल एक्सप्लेन अगेन, नो इश्यूज एट ऑल। सर हमने 600 को इन टोटल क्लोजिंग इन्वेंट्री में प्लस क्यों किया? इसके लिए कि उसने कहा था कि ये हमने सेल और रिटर्न बेसिस पे भेजी और हमने अकाउंट्स में क्या ट्रीटमेंट दिए है, दीज आइटम्स वर ट्रीटेड एज हैविंग बीन सोल्ड। हमने उसको एज अ सेल ट्रीट कर लिया। जब हमने उसको एज अ सेल ट्रीट कर लिया है तो यानी कि हमने उसको सेल्स में शामिल कर लिया होगा और इन्वेंट्री से हटा दिया होगा। सही सही। तो एक एक सेंटेंस एक एक वर्ड बड़ा जरूरी होता है भाई। जी बेटा, एनीबडी एल्स? किसी और ने बेटा कुछ क्लैरिफिकेशन पूछनी हो, कुछ और पूछना हो तो आई विल एक्सप्लेन अगेन, नो इश्यूज एट ऑल। ओके, ये तो आसान है। हाँ ये बताओ, 28 बताओ। सर ए। ओके, एक आंसर आया ए। बेटा ए कैसे हो सकता है? जब इन्वेंट्री आपने गलत कैलकुलेट करी है तो प्रॉफिट पे भी असर तो आएगा ना। सर डी। ओके,
एक आंसर आ रहा है डी। सर डी 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 ओके, 2 आंसर्स आ गए डी। एनीबॉडी एल्स? सर डी। डी, ठीक है बेटा। अच्छा, नेट एसेट्स होते हैं एसेट्स माइनस लायबिलिटी। तो 5000 की बजाय क्लोजिंग इन्वेंट्री 3000 की आ रही है, तो अब बैलेंस शीट को जहन में लेकर आओ। क्लोजिंग इन्वेंट्री लेते हैं ना बैलेंस शीट में, तो अब इन्वेंट्री 5 के बजाय 3 की आ गई, तो एसेट्स कम हो गए। तो एसेट्स कम हो गए तो जाहिर सी बात है नेट एसेट्स आपके अंडरस्टेटेड होंगे। तो ए या डी में से कोई आंसर बनता है। अच्छा, प्रॉफिट में तो इफेक्ट आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि क्लोजिंग इन्वेंट्री आपने गलत कैलकुलेट करी है। तो अब बाय एलिमिनेशन डी आंसर बनता है। लेकिन अब मैं आपको प्रॉफिट में भी इफेक्ट बता दूं कैसे लेंगे आप। देखो बेटा, जब आपने क्लोजिंग इन्वेंट्री कम कर दी है ना, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस हो रही होती है ना कॉस्ट ऑफ सेल से, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ गई होगी आपकी। और जब कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ेगी तो प्रॉफिट आपका, इनकम स्टेटमेंट को ध्यान में रखेंगे, कम हो जाएगा। क्लोजिंग इन्वेंट्री कम करेंगे तो माइनस वाली वैल्यू कम हो गई ना, तो कॉस्ट ऑफ सेल का आंसर ज्यादा आएगा। जब कॉस्ट ज्यादा आएगी तो प्रॉफिट कम आएगा। तो डी आंसर है। जी बेटा, अगर किसी ने दोबारा समझना हो तो मुझसे दोबारा पूछ ले, मैं दोबारा बता दूंगा बच्चों, कोई मसला नहीं है। सर दोबारा दोबारा बता दे। अच्छा, नाम क्या है बेटा आपका? हरम। हरम। हरम बेटा, नेट एसेट्स वाला समझ में आ गई बात? जी सर। प्रॉफिट वाली बात समझ में नहीं आई ना? जी सर, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स का समझ नहीं आया। देखो, क्लोजिंग इन्वेंट्री आप कॉस्ट ऑफ सेल में से माइनस कर रहे होते हो ना, इनकम स्टेटमेंट को ध्यान में रखो। क्लोजिंग इन्वेंट्री कॉस्ट में से माइनस हो रही होती है। जी सर। अब कॉस्ट ऑफ सेल में 5000 माइनस करना था, हमने 3000 माइनस किया, तो कॉस्ट ऑफ सेल ज्यादा आ जाएगी ना अब आपकी। जी 5 की सर। बजाय 3 माइनस किया हुआ है, तो कॉस्ट ऑफ सेल ज्यादा हो गई। अब जब कॉस्ट ऑफ सेल ज्यादा होगी तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। जी सर, ठीक है। दोबारा बताऊं बेटा? नहीं सर, आ गया समझ। ठीक है। तो देखो, अकाउंटिंग के अंदर ना रट्टे, ए लेवल ओ लेवल अकाउंटिंग में रट्टा भी आपको ए ग्रेड और ए स्टार ले देगा। ए लेवल अकाउंटिंग में रट्टा आपको डी से ऊपर ग्रेड लेके नहीं देगा, वो भी अगर लकी हुए तो। देखो ना किस तरह से कॉन्सेप्ट में घुस रहा है वो आपके। ओके, बस ये तो सिंपल। अच्छा, ये आपको का भी एक सवाल आया, तो ये भी करके देख लेते हैं। चलो बेटा, ये 29 करो। एफ को यूज करना है। सर सी। ओके, एक आंसर आया सी। बाकी बच्चे क्या बोलते हैं? एनीबॉडी एल्स?
यानी कि एफ को भी भूले हैं यस बाकी सर, सब लोग। सी शाबाश। सी। सर सी। ओके 3। ओके बिल्कुल सी आंसर है। देखो 30 इंटू 2 ये 60 हो गया, 20 इंटू 2.5 ये 50 हो गया, दोनों को ऐड अप करेंगे तो 110 हो गया, और ये दोनों को अगर हम यूनिट्स ऐड अप करें तो 50 हो गए। तो $110 की प्राइस है, कॉस्ट है टोटल 50 यूनिट्स की, तो पर यूनिट की कॉस्ट कितनी हो गई भाई? कितना आ रहा है आंसर? 2.2 ये आ रहा है ना? 2.2 जी सर सर। 2.2। ठीक हो गया। तो 2.2 की एवरेज है। अब उसमें से 10 यूनिट आपने 2.2 वाले हटा देने हैं, तो 50 में से 10 हटा दिए तो क्या बचेगा पीछे? 40 एट द रेट ऑफ 2.2। 4 2 8, 4 2 8, 88 आंसर हो जाएगा। सी आंसर है। दैट्स इट, सो नथिंग न्यू। ओके चलो बच्चों बस आज की क्लास एंड करते हैं। दैट्स इट। आगे भी उसी तरह के सवाल है सारे। ओके तो बेटा वेंसडे को टेस्ट है आपका इन्वेंटरी वैल्यूएशन में। FIFO LIFO आपको पीरियोडिक परपेचुअल दोनों तरीके से आपको आना चाहिए। इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं कैसे, फॉरवर्ड बैकवर्ड कैसे चलते हैं, लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी वाला कैसे होता है, सारी चीजें आपको रेडी रखनी है। ठीक है चलो ओके बच्चों, टेक केयर, सर अल्लाह हाफिज। जी जी बोले बोले बोले। सर ये क्वेश्चंस मिल सकते हैं हमें? स्क्रीनशॉट ले लिए ना अभी आपने? स्क्रीनशॉट लिए होंगे अभी आपने? मैं एक काम करता हूँ, थोड़े बहुत ही एमसीक्यूज भेज भी देता हूँ आपको। चलो ग्रुप के ऊपर व्हाट्सएप कर रहा हूँ मैं। ठीक है ओके सर, थैंक यू। यू आर वेलकम।